What is the No, difference? ma'am. Yes. What is the difference between effective and efficient? बताइए क्या डिफरेंस होता है इफेक्टिव और एफिशिएंट में? आप लोग बताइए। मैनेजमेंट ओके और if I अगर आर्ट की बेसिस पे देखा जाए तो मैनेजमेंट इज एन आर्ट क्योंकि उसमें साइंस का क्या मतलब होता है बताओ? साइंस मैनेजमेंट को साइंस क्यों बोला जाता है? मैम क्योंकि इसमें जो न्यू न्यू आइडियाज हैं टेक्नोलॉजी के बेसिस पे नए ऑर्गेनाइजेशन नए आइडियाज को जनरेट करना पड़ता है इसलिए वो मैम प्रिंसिपल पे बेस्ड है मैनेजमेंट, इसीलिए साइंस पे था। Who said this? Sandeep said. Yes. देखो हम लोग मैनेजमेंट वाली बात हम लोग डिस्कस कर रहे हो। व्हाई इज मैनेजमेंट कॉल्ड बोथ आर्ट्स एंड साइंस? क्योंकि मैनेजमेंट हैज सम यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स। मैनेजमेंट का कुछ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स है जो आप दुनिया में किसी भी कोने में चले जाइए यू विल हैव दोस प्रिंसिपल्स। फॉर एग्जांपल प्लानिंग, स्टाफिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है तो ये हर जगह मिलेगा तुमको। चाहे तुम वो जापानीज मैनेजमेंट स्टाइल देखो, चाहे तुम फ्रेंच मैनेजमेंट स्टाइल देखो, अमेरिकन मैनेजमेंट स्टाइल देखो या इंडियन मैनेजमेंट स्टाइल देखो, ये 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है ही है। डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट का पार्ट, इंपॉर्टेंट पार्ट है ही है। ठीक है। रेस्ट लीडरशिप क्वालिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट। बट अगर इसको ऐसे समझो कि हम तुमको, मान लो कि हम तुमको किसी जॉब के लिए ले लिए, तुम लोग जितने लोग क्लास में हो, यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर अ जॉब एंड आई एम इम्पार्टिंग यू ट्रेनिंग टू डू दैट जॉब। हम यहाँ ट्रेनिंग बता रहे हैं तुमको कि सारा प्रिंसिपल्स, थ्योरीज, प्रोसीजर सब बता देंगे तुमको, लेकिन जब आप नौकरी पे जाएंगे, एक्चुअल में इम्प्लीमेंटेशन की जब बारी आएगी, क्या आप सब एक ही तरीके से मैनेज करेंगे? नहीं करेंगे। और एक बात समझिए, क्या आप वैसे ही मैनेज करेंगे जैसे कि 10 साल एक्सपीरियंस लिया हुआ एम्प्लॉय मैनेज करेगा? So like science, management has some universally accepted principles throughout the world. There are some things which are there wherever you go, it holds true. But like arts, it depends upon your own skills, your own knowledge and your own practice how you implement those principles. And अगर कोई पेंटिंग करता है तो वो करते करते एक्सपर्ट बनता है ना। सिलाई होती है, जैसे आर्ट्स है, सिलाई है, सिलाई करते 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 एक दिन बहुत एक्सपर्ट हो जाया जाता है। मैनेजमेंट भी वही है, आप जितना करेंगे, जितनी प्रैक्टिस करेंगे, उतने ही आप उसके साथ वेल वर्स्ड होंगे, इसीलिए इसको आर्ट्स कहा जाता है। ठीक है। सो मैनेजमेंट इज बोथ साइंस एंड आर्ट्स। तो ये सब क्वेश्चंस हम इसलिए बताते हैं, ये एकदम कोर एचआर नहीं है, बट आप मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं इसलिए हम आपको बता दिए, क्योंकि जब आप अपना इंटरव्यू आंसर्स फ्रेम करते हैं तो इन चीजों को ध्यान में रखिए। कई बारी ऑर्गेनाइजेशन ये पूछती है लास्ट में आपसे कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन। आपका भी कोई एक्सपेक्टेशन होगा। बेस्ट होता है आंसर करना कि वहां की ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिस के बारे में तुम बात करो। ठीक है। बेस्ट भी होता है और ये सेफ भी होता है, क्योंकि देखो तुमसे कोई ऑर्गेनाइजेशन कितना भी पूछ ले, पैसा तो जो फिक्स्ड है वो उतना ही देगी तुमको। खासकर तुम जब फ्रेशर होता, तुम्हारे पास कोई नेगोशिएशन पावर तो है नहीं, तुम अभी कुछ काम सीखे नहीं हो, फ्रेशर हो, इसीलिए फ्रेशर्स को छोटी कंपनी भी मिलती है तो वो ज्वाइन कर देते हैं, तो काम सीख लें पहले एक साथ, फिर तो मेरा वैल्यू बढ़ ही जाएगा। पैसे के बारे में बात करना कोई अच्छा आइडिया नहीं है। तुम वहाँ की एचआर प्रैक्टिस के बारे में बोलो। अगर तुमसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशन, देन यू बेटर से that I have an expectation that where I work it should maintain a good work life balance.
और एक और बात है कि जब भारी भरकम वर्ड आप यूज करते हैं तो उसके साथ जस्टिस करना होगा। जस्टिस माने वर्क लाइफ बैलेंस। तुम बोल दी, तुरंत पूछेगा क्या होता है वर्क लाइफ बैलेंस, क्या समझते हैं आप वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में, क्या एग्जाम्पल्स है या क्या आपकी सोच के क्या है वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में। किसी की ये भी हो सकती है कि हम महीने में 10 दिन छुट्टी पर रहें, हो सकता है, but this is not the discipline in which organization where you work in organization. तो जब आप कोई वर्ड ऐसा यूज कर रहे हैं जिससे आप चाहते हैं कि आपका नॉलेज रिफ्लेक्ट हो, तो आपको उसके साथ न्याय करना होगा, पूरी तरीके से समझना होगा कि आप क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। ओके, see why I am putting so much emphasis on introduction part of HR workshop कि जब अगर आपका बेस स्ट्रांग हो जाएगा, नॉर्मली क्या होता है ना कि लोग पूरा पूरा एचआर पढ़ जाते हैं लेकिन एचआर के बारे में डिस्कस करने के लिए बोलो तो वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे। बता देंगे रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, बट क्या रिलेवेंस है तुम्हारा मल्टी डायमेंशन, तुम क्या समझे इस चीज से, ये नहीं बता पाते। सो इंट्रोडक्टरी पार्ट में 2-3 क्लास में तुम्हारा फाउंडेशन थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा and then when we will move to the activities, various HR activities, वो फटाफट आपको तब समझ में आएगी। हाँ, I have a question कि अगर इंट्रोड्यूस में ये पूछा है कि आप मुझसे क्या एक्सपेक्टेड, अगर मैं आपसे 8 से 10 घंटा काम कराऊं तो क्या आप करने के लिए मतलब कैपेबल हो, तो उससे क्या आंसर करना बेस्ट होगा? हाँ, शुरू में तो तुमको ये बोलना होगा, तुम फ्रेशर हो तो तुमको ये ध्यान रखना होगा कि यू हैव नो एडवांटेज, लेकिन तुम 2 साल के बाद एडवांटेजेस पोजीशन पे रहोगी क्योंकि तब तुम्हारे पास स्किल होगी। तुम अगर किसी सॉफ्टवेयर पे काम कर लेती हो तो उसके बाद तुम्हारा डिमांड बढ़ जाता है ना। सो लाइक अ फ्रेशर को थोड़ा सा इसलिए भी एक्सप्लोर कर दिया जाता है क्योंकि आप नए हैं, आप भूखे हैं नौकरी के लिए, है ना, इसलिए। हाँ, नेगोशिएशन पावर, हाँ, नेगोशिएशन पावर। जैसे जैसे हम तुम लोग को जब वो पढ़ा रहे थे, पेरोल पढ़ा रहे थे, उसमें सीटीसी पढ़ाए थे, याद है? सारा क्लास एक दूसरे से लिंक्ड होता है, तुम लोग समझते नहीं है ना। सीटीसी का मतलब होता है कॉस्ट टू कंपनी। कॉस्ट टू कंपनी माने जैसे कि 6 लाख तुमको सीटीसी दिया गया, मान लो बिग बाजार तुमको हायर की और तुमको 3 लाख सीटीसी दी। सीटीसी का मतलब कि तुमको हायर करने में वो कंपनी 1 साल में 3 लाख रुपए खर्च कर रही है, समझ में आई बात? ये होता है सीटीसी। 4 होगा तो सीटीसी 4 लाख पर एनम होगा तो उसका क्या मतलब होगा? तुमको हायर करने में, तुमको पेमेंट देने में, बेनिफिट देने में, कुछ डिस्काउंट देने में, ये सब चीज में कंपनी का 4 लाख 1 साल का जा रहा है, इसका मतलब यही होता है। तो मैम इसको कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्वाइजिशन कह सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ कॉस्ट टू कंपनी है। आप लोग जब क्लास में रहेंगे तो अभी वीवो कंपनी आई थी ना, उसका जॉब डिस्क्रिप्शन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है? मेरे फोन में है, हम आपको डिस्कस करेंगे, तब आपको अच्छे से और अच्छे से प्रैक्टिकल तरीके से समझ में आएगा कि क्या होता है इंसेंटिव, ये वो। एंड पेरोल का क्लास तो आपको सही से किए नहीं, फर्स्ट हाफ 75% ही बाद में हम अच्छे से पढ़ाएंगे, सब कुछ लिंक होता है एक दूसरे से, ठीक है? एचआर में कुछ भी अलग अलग नहीं है। एनीवे, तो जो सीटीसी होता है, तुम जो बोले नेगोशिएशन पावर क्या होता है, जैसे कि तुम सीटीसी पे ये तुम फ्रेशर हो तो तुमको जो सीटीसी मिलेगा तुम थोड़ा बहुत निगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं रहोगे क्योंकि फ्रेशर। पर जो लोग 5-6 साल एक्सपीरियंस्ड हो जाते हैं, कंपनीज क्या करती हैं, थोड़ा सा अनएथिकल प्रैक्टिस है कंपनी का, जैसे कि ग्रेच्युटी का पैसा। ग्रेच्युटी क्या होता है? एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है। दिस इज प्योरली अ बेनिफिट व्हिच इज गिवन बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू इट्स एम्प्लॉइज, उसमें आपका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। ये एक सोशल सिक्योरिटी लेजिस्लेशन है जिसमें आप ये कंट्रीब्यूटरी नहीं होता है। 5 साल कंटिन्यूअस सर्विस देने के बाद आपको ग्रेच्युटी का पैसा दिया जाता है, तो वो तो कंपनी को देना ही है ना। पर कुछ कंपनीज क्या करती है, उस ग्रेच्युटी के पैसा को बेसिक का कुछ परसेंट होता है वो करके पर महीने के सैलरी में दिखा देती है और सीटीसी को बड़ा कर देती है।
तो सीटीसी क्या होता है, अट्रैक्टिव दिखने लगता है अच्छा 11 लाख का पैकेज है, 12 लाख का पैकेज है। समझ में आई बात? तो जब सीटीसी समझोगे तब समझोगे कि निगोशिएट, जो एक्सपीरियंस बंदा होता है वो फिर किस पे निगोशिएट करता है, पर हैंड सैलरी, पर मंथ सैलरी पे, यानी इन हैंड सैलरी। क्योंकि ऐसे आपको बहुत सारी चीज में बेनिफिट दिखा दिया जाएगा और आपका जो नेट सैलरी होता है उसको कम कर दिया जाता है। ये सब थोड़ा गेम्स खेलती है कंपनी, उसको भी फायदा होता है, इसीलिए सीटीसी बड़ा करेगा तो भाई उस मार्केट में होगा कि इतना पैकेज देती है ये, पर ये अनएथिकल प्रैक्टिस होता है। तो जो तुम कह रहे हो नेगोशिएटिंग पावर, नौकरी करते करते धीरे धीरे तुम समझ जाते हो कि मेरा राइट कितना है, क्या मिलने से फायदा हो रहा है तुमको और क्या तुम्हारे फायदे की चीज नहीं है। देन यू विल बी एबल टू नेगोशिएट ऑन दैट। ओके, नाउ वी कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या था? What is the difference between effective and efficient? ये एक ऐसा वर्ड है जो आप बहुत बार पढ़ चुके हैं मैनेजमेंट में, डेफिनेटली पढ़े होंगे। फर्स्ट ईयर तो 1.5 साल हो गया तुम लोग का लगभग। हाँ, तो फर्स्ट ईयर में ही these words are something which we encounter very often, लेकिन देखो इसका मीनिंग मालूम नहीं है। दोनों अलग अलग वर्ड होता है, इफेक्टिव एंड इफिशिएंट। इसको एक एग्जांपल से समझिए। से फॉर एग्जांपल एक एरिया है, एक इंडस्ट्रियल एरिया है, वो वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्रियल एरिया है तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होंगी। वो उसमें से एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी देती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट देती है, तो उसकी बस कार सब चलती है, अलग अलग जगह से लोगों को पिक करती है और फिर ड्रॉप करती है। एक स्पॉट है जो बहुत इंटीरियर पड़ता है, 10 किलोमीटर कंपनी से दूर है, लेकिन वहां से 5 लोग रोज ऑफिस आते हैं और वापस जाते हैं। तो तुम हमको ये बताओ कि 10 किलोमीटर दूर है और 5 लोग जाते हैं और आते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन के कार और बस भी चलती है पूरे सिटीज में। लेकिन एक ऐसा स्पॉट है जहां 10 किलोमीटर दूर एक स्पॉट है जहां से कि 5 लोग आते हैं जाते हैं। तुम हमको बताओ डिसाइड करके कि क्या सही रहेगा उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए उस रूट पे, और उस रूट पे कोई और बंदा नहीं है, ठीक है, यू कैन नॉट कनेक्ट एनीवन एल्स। आप ये बताइए डिसाइड करके कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या चलाना चाहिए, बस या कार? कितने लोग कहते हैं बस चलाना चाहिए? ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस मैम, बस चलाना चाहिए। यस मैम। अच्छा ठीक है, यस मैम। कौन बोला बस चलाना चाहिए? सूरज। क्लास में कोई और भी है जो कह रहा है बस चलाना चाहिए? यस मैम, बस चलाना यस चाहिए। मैम। समझ गए हम, सूरज एंड संदीप। मैम अब संदीप। यस मैम। और यहाँ बताइए कोई है जो बस को सपोर्ट करते हैं? कार, एवरीवन इज इन फेवर ऑफ कार। ऑब्वियसली कंपनी को कार चलानी चाहिए, सिर्फ 5 लोगों को उसको पिक करना है, तो इतना रिसोर्स क्यों खर्च करे अपना? बिजनेस में हर कुछ टाइम और कॉस्ट के ऊपर देखा जाता है। इतनी बड़ी बस में 5 कार भी चला लोग, उस रूट पे उतना पेट्रोल डीजल जो भी जलेगा वो ज्यादा कंज्यूम होगा ना, टाइम ज्यादा लगेगा, बड़ा है। वही टाइम फैक्टर, टाइम हर चीज के लिए बोलोगे, स्मूथ राइड पे भी आओगे तो भी। मैम जब ज्यादा एम्प्लॉय रहेगा तो बस बेटर रहेगा, क्योंकि ड्राइवर भी हम ज्यादा एम्प्लॉय बोले क्या? ठीक होगा ना। हम क्या बताए कि 5 लोग सिर्फ आ रहे हैं,
है ना? सिर्फ 5 लोगों की बात हुई। मैम आपका आवाज कट कट आ रहा है। समझ में आई बात? जब सिर्फ 5 लोगों की बात है, बस में ज्यादा पेट्रोल लगेगा, उसका कॉस्ट ज्यादा चलेगा, उसके ड्राइवर को ज्यादा पैसा देना होगा, रास्ता में टाइम का इशू होगा, टाइम ज्यादा लगेगा, और उसका बहुत सारा, अगर गाड़ी चलेगी तो उसका डेंटिंग पेंटिंग भी करोगे, मेंटेनेंस भी कराना होगा। बस का मेंटेनेंस विल बी कॉस्टली अगर वो ब्रेक डाउन होती है, बस महंगी होती है, ठीक है? अब देखिए, तो ये जो होगा इसको कहेंगे इफेक्टिव डिसीजन। नेटवर्क इशू होगा। यस, हाँ नेटवर्क इशू तो है संदीप। कहाँ संदीप? now this decision made by the organization कि गाड़ी चलाना सही है, this is called effective, ठीक है? effective measures. what is efficient then? अब जब तुमने डिसाइड कर लिया कि सही चीज ये है कि कार को ड्राइव करना चाहिए उस रूट पे, अब आप ये डिसाइड करेंगे कि कार में भी बेस्ट पॉसिबल वे क्या है चलाने का जिससे उसकी इफिशिएंसी बढ़े। जैसे ड्राइवर आप यंग एज का थोड़ा सा सिलेक्ट करिए, एजेड ड्राइवर रहेगा तो उसका विजन थोड़ा सा ब्लर्ड रहेगा, उसका रिफ्लेक्स थोड़ा सा डाउन रहेगा। गाड़ी अगर पुरानी है या ज्यादा पेट्रोल खाती है तो उसकी ओवरहॉलिंग कराइए, मेंटेनेंस कराइए, ताकि गाड़ी कम पेट्रोल खाए। गाड़ी को थ्रू आउट मेंटेन करके रखिए ताकि उसका ब्रेक डाउन ना हो, ठीक है? कोशिश कीजिए, हम कोशिश करेगी कि अगर उसी रूट में कोई ड्राइवर है तो हम उस ड्राइवर को वो वाला रूट दें, ठीक है? ताकि कॉस्ट कम मिले ड्राइवर को पैसा देने का, ड्राइवर को भी हम जो पैसा दे रहे हैं वो भी कॉस्ट कम लगे, उसका भी पर्पस सर्व हो जाए, वो भी ऑफिस आ जाए। तुम लोग समझ रहे हो? यानी कि इफेक्टिव और एफिशिएंट का मतलब होता है, इफेक्टिव इज डूइंग द राइट थिंग, हाँ, एंड एफिशिएंट इज डूइंग थिंग्स राइट। और एक एग्जांपल से समझा दे, हो गया? पेरोल, पेरोल का क्लास लगा आपका। पहले टॉप मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि क्या करें जो हमारे स्टूडेंट्स को कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स मिले, ठीक है? बीबीएम तो सब कर रहे हैं, बीबीएम कर रहे हैं, बीबीएम पटना के और भी कॉलेजेस करा रहे हैं, बीबीएम बिहार में भी और कॉलेजेस करा रहे हैं। जब सब किसी के कैंपस में बैठेंगे तो ऐसा क्या होना चाहिए दैट शुड डिफरेंशिएट माय स्टूडेंट्स फ्रॉम सम अदर स्टूडेंट्स। तो इफेक्टिव मेजर उनको अगर ये लगा कि एड ऑन कोर्सेज कराया जाए ताकि आप अपने सीवी में लिखें तो वो सीवी हाईलाइट हो कि हमने एड ऑन कोर्स किया है, यानी कि हम इंडस्ट्री रेडी। एड ऑन कोर्सेज ऐसे ही नहीं होता है, वो मतलब डिजाइन होता है इसलिए कि वो इंडस्ट्री के डिमांड्स को मीट कर सके। तो एड ऑन कोर्स डिसाइड किया गया, दिस इज एन इफेक्टिव मेजर। ये डिसाइड कर लिया गया कि एड ऑन से एड ऑन कोर्स इंप्लीमेंट करना इज द राइट थिंग टू डू। अब एड ऑन कोर्स डिसाइड हो गया, एड ऑन कोर्स को डिलीवर करने के लिए उसकी एफिशिएंसी कैसे बढ़ाई जाएगी कोर्स की। हम अच्छे फैकल्टी लाएं, जो इस कोर्स के साथ जस्टिस कर सके, राइट? माने जिस पर्पस की वजह से हम एड ऑन कोर्स ला रहे हैं कि हम अपने स्टूडेंट्स को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहते हैं, तो उतने ही